हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रोविंग स्टेप इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, सौरमंडल में पृथ्वी। तो आज हम पढ़ते हैं सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल जिसमें हम रह रहे हैं, सब कुछ सौरमंडल में सारी चीजें आती हैं। सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, चंद्रमा, तारे, ये सब मिलके एक सौरमंडल बनता है। उसमें उल्का पिंड सब आते हैं। ठीक है, तो सौरमंडल में पृथ्वी। और पृथ्वी क्या है? जिस पे हम रह रहे हैं, जिसमें हमारा जीवन चल रहा है। पृथ्वी पे क्या क्या मिलता है हमें? हवा, पानी, गर्म ऊष्मा और ठंडी ऊष्मा, सब कुछ प्राप्त होता है हमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती जाती है। अब उनकी गणना नहीं कर सकते। पूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। जब हम ऊपर देखते हैं रात को, जब तारे निकले होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश में हीरे जड़े हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। तो इसमें यह बता रहा है कि आप पूरे चंद्रमा को 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। ठीक है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो जब चंद्रमा नहीं निकलता, उस रात्रि को हम अमावस्या की रात कहते हैं। ठीक है, ऐसी ही रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा में इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम क्यों नहीं देख पाते हैं? ये तो अपनी जगह पर स्थिर रहती हैं, सूर्य भी, चंद्रमा भी, तारे भी। तो हम इनको क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो ये रात की वस्तुएं, चंद्रमा जैसे, चंद्रमा सूर्य का प्रकाश, हैवी प्रकाश के कारण, सबसे ज्यादा सूर्य के प्रकाश के कारण ये जो रात में चमकने वाली वस्तुओं का प्रकाश खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। सूर्य तो दिन में चमकता है, चंद्रमा रात में चमकता है। ठीक है, और तारे भी रात में चमकते हैं। वह सभी चमकने वाली वस्तुएं जो चमकती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये सप्तऋषि, ध्रुव तारा, सप्तऋषि और ध्रुव तारा तो पढ़ते हैं, देखते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस करते हैं।
अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा जहाज, हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है? तो आपने अवश्य देखा होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा जहाज कितना छोटा होता है? तो जब हम इसको ऐसा समझते हैं, जब हम पहाड़ पर जाते हैं, ठीक है, पहाड़ से जब हम नीचे देखते हैं तो गाड़ियां कितनी छोटी दिखाई देती हैं, ठीक है, और जब हम पहाड़ से नीचे उतर के आते हैं तो उन्हीं गाड़ियों को जब हम देखते हैं तो वो कितनी बड़ी दिखाई देती हैं। वैसे ही इसमें फॉर एग्जांपल हवाई जहाज का एग्जांपल दिया हुआ है। हवाई जहाज जब हमारे पास होता है तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। जब वो 50,000 फीट ऊपर, 40,000 फीट ऊपर चला जाता है तो कितना छोटा दिखाई देता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। यह नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, सप्त मतलब सात, ऋषि मतलब संत। क्या? सप्त, सप्त मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है, सप्त मतलब सात। ऋषि, ऋषि मतलब ऋषि कौन होते हैं? ऋषि मुनि, संत। ठीक है, यह 7 तारों का समूह होता है। सप्तऋषि 7 तारों का समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। तो इसमें देखते हम, ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तारों का एक समूह है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सप्तऋषि तारा मंडल। ठीक है, सप्तऋषि तारा मंडल। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब ऋषि मुनि मतलब संत। ठीक है, ये तारा मंडल है। तो ये संकेतिक तारे हैं 2। इनके सीधे उत्तर दिशा में जब हम ऊपर देखेंगे तो एक अलग तारा दिखाई पड़ता है हमें। कौन सा? ध्रुव तारा। पहले के समय में क्या करते थे लोग? ध्रुव तारे से मतलब ध्रुव तारे को देखकर दिशाओं का ज्ञान होता था। उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो ध्रुव तारा हमने आपको ऊपर दिखा दिया है। ठीक है, ये रहा ध्रुव तारा। ठीक है, तो ऊपर चलते हैं हम। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यह एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो आगे चलते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, वह तारों के प्रकाश के कारण उनको ऊष्मा प्रदान होती है। ऐसे पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। याद रखना गाइस, ग्रह से, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। इनका अर्थ क्या होता है? चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उनको कहते हैं चारों ओर, ये चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। तो आगे चलते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी क्या है? अपना प्रकाश जो है सूर्य से प्राप्त करती है, जो सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी के, सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ठीक है, तो पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो गाइज, ये सौरमंडल का आपके सामने एक चित्र आया है। तो इसे हम पहले सीधा कर लेते हैं। रोटेट कर लिया इसको। ठीक है,
तो ये रोटेट हो गया है। तो ठीक है, तो इसमें यह साफ दिखाता है कि हमारा सौरमंडल क्या है, एक्चुअल में क्या है। ठीक है, पूरा डायग्राम इसमें समझते हैं। तो सूर्य जो है वो बिल्कुल समझ लो केंद्र बिंदु है। ठीक है, यह सूर्य हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, बुध। ठीक है, सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र। ठीक है, शुक्र के बाद हमारी पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी के बाद क्या आता है, मंगल। ठीक है, मंगल ग्रह। मंगल के बाद बृहस्पति, जुपिटर। उसके बाद शनि, सैटर्न। शनि के बाद यूरेनस। यूरेनस के बाद लास्ट जो बचता है हमारा नेपच्यून। ठीक है, तो ये इसको एक बार आप रीड कर लेना, एक बार बुक में आप देख लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उसमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है जो हम देखते हैं, अपना एक चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी के अलावा अन्य कई ग्रह भी हैं जिनके पास अपने कई 2-2, 4-4 चंद्रमा हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं सौर मंडल। सौर मंडल क्या है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल कहलाते हैं। ठीक है, सूर्य, 8 ग्रह। 8 ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस। ये 8 ग्रह और उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर का परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है, क्योंकि ये सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो आगे करते हैं। अब आता है सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। पीछे आप देख चुके हैं, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। यह बहुत ज्यादा गर्म है, तभी तो ये हमारी धूप निकलती है, हमें ऊष्मा प्रदान होती है। ठीक है, इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसको लिख लेना। ठीक है, क्या, सूर्य पृथ्वी से, हम जहां पर हैं रहते हैं, उससे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो आओ आगे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं ग्रह की ओर। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो बच्चों इसको अंडरलाइन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो आपका आंसर यहीं आ जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, सबसे आसान तरीका, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, माई का एम ले लिया, वी से विनस आ गया, एम से मरकरी आ गया, ई से अर्थ आ गया, एम से आपका मार्स आ गया, जे से आपका जुपिटर आ गया, एस से सैटर्न शनि, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ठीक है,
तो आगे चलते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार फैले हुए ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। बुध ग्रह को सूर्य के चक्कर लगाने में अपनी ही कक्षा में स्थिर रहकर चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नीचे का जो। अब आती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? तीसरा। पहले सूर्य, उसके बाद बुध, फिर शुक्र, उसके बाद हमारी पृथ्वी आती है। पृथ्वी पर क्या क्या है आप बताओ? पृथ्वी पर हवा है, ठीक है, पानी है पीने लायक, रहने लायक हमारे घर हैं, जो सब कुछ, ठीक है, रहने का आवास है मतलब पृथ्वी। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूलन परिस्थितियां समतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। पृथ्वी पर हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कहने का मतलब यही है। ठीक है, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पानी और वायु उपस्थित है, आप सभी को पता है। जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे जीवन के लिए क्या क्या आवश्यक है आपको पता है? वायु, पानी, ठीक है, खाने के लिए भोजन। ठीक है, जो वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे ऑक्सीजन। वायु में क्या है? सबसे मेन जो हमें सांस प्रदान करती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कौन देते हैं? पेड़ पौधे। ठीक है, ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे देते हैं। और हम पेड़ पौधों को क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी तो सांस लेते हैं ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं, जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो ये नीले रंग की क्यों दिखाई पड़ती है? वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएं, मैं आगे नहीं बताता। तो अब आते हैं हम चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। ठीक है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ठीक है, कितना है? 1/4। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है गाइस के चंद्रमा हमारी पृथ्वी से कितना दूरी पर है? तो इसका आंसर यह रहा, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 डेज लगते हैं, 27 दिन लगते हैं। और अपने ही अक्ष पर यह भी घूमता है, अपने ही अक्ष पर इसे पूरा करने में सेम टाइम लगता है। ठीक है, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इनकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है, वो तो हम इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है तो पढ़ते हैं, आओ। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? तारों, ग्रहों, 8 ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अनेक छोटे छोटे जो पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये देखो ऐसे होते हैं क्षुद्र ग्रह, आप बुक में देख सकते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह, वैज्ञानिकों ने क्या तर्क दिया है तो आओ पढ़ते हैं।
वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। बड़े बड़े जो ग्रह हैं उनके ही भाग होते हैं ये क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे। उनमें लाइक कुछ विस्फोट हुआ होगा तो उनका जो उनके छोटे छोटे बन गए होंगे पिंड, ठीक है, तो वो भी चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। तो आगे चलते हैं, उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है तो पढ़ते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। किसके चारों ओर? क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, उल्का पिंड क्या है, क्या किसे कहते हैं? तो हमें आंसर देना होगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। तो आगे चलते हैं, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। यह प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? अगर नहीं देखा तो आप बुक में देख सकते हैं, ये दे रखा है, ठीक है, ये चित्र दे रखा है, आप इसको ध्यान से देखिए। तारों का समूह है, यह पट्टी आकाश गंगा कहलाती है। मिल्की वे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। इस तारों के मतलब सफेद पट्टी को हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा और इंग्लिश में मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है, ठीक है। आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का जिसमें सब कुछ आता है, उसका निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड का विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकमात्र करने में जुटे हैं। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट, वो ब्रह्मांड के बारे में मतलब कई जानकारियां निकालते रहते हैं, तो इसकी भी जानकारी एकमात्र करने में जुटे हुए हैं, ठीक है। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, ठीक है। अगर हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है तो हम तो इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं ही, तो ठीक है। आगे देखते हैं। तो बच्चों, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा, मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इनमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो आप इसको करके देखें। तो आज की हमारी वीडियो यह लाइक करना, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेरी है पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।